नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। यदि हम बात करें कल की, तो कल हमने बात की थी मंडलों के बारे में। जैसे कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है और उन 18 मंडलों में कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है, ये भी हमने बात करी थी। लेकिन हमने केवल एक ही मंडल को जाना था। और यदि बात करें हम यहाँ से, तो हमने कल बात करी थी, एक तो मेरठ मंडल के बारे में बात करी थी जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। दूसरी हमने सहारनपुर मंडल की बात करी थी जिसके अंदर 3 जिले आते हैं। मंडलों में यदि हम बात करें तो भारत में 3 यानी उत्तर प्रदेश में 3 बड़े मंडल हैं। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल। इनके अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं। और सबसे छोटे मंडलों की यदि बात करें तो 5 मंडल हैं, जिनमें से हमने कल एक जान लिया था सहारनपुर मंडल के बारे में। ठीक है, आज हम जो अगले मंडल की बात करेंगे उस मंडल का नाम है अलीगढ़ मंडल। तो चलिए फटाफट चीजों को साझा करते हैं। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ मंडल। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जो हमारा अलीगढ़ मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय अलीगढ़ में ही है, मुख्यालय अलीगढ़ में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अलीगढ़ मंडल में कितने जिले आते हैं। तो कुल 4 जिले आते हैं, जिले बराबर 4। अब ये कौन कौन से 4 जिले हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक आपका अलीगढ़ ही आता है, दूसरा एटा आता है। नंबर 1 अलीगढ़, नंबर 2 एटा, और नंबर तीसरे की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिल जाता है हमें यहाँ पर हाथरस, और चौथा है कासगंज। हाथरस और चौथा जो मंडल है, जिला है, उसका नाम है कासगंज। कासगंज। तो मुख्यतः अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है। इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो ये है अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अगले मंडल की यदि हम बात करें तो अगले मंडल का नाम है हमारा आगरा मंडल। आगरा मंडल, आगरा मंडल। पहला प्रश्न यही बनता है कि आगरा मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आगरा में ही है, मुख्यालय आगरा। और इसमें जो जिले आते हैं उन जिलों की संख्या कितनी है, 4। और वो कौन कौन से जिले हैं। पहला तो आपका एक आगरा हो गया, दूसरा आपका मथुरा हो गया, और यदि हम बात करें तीसरे जिले की तो तीसरे जिले का नाम मिलता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और चौथे जिले का नाम मिलता है यहाँ पर मैनपुरी। मैनपुरी, ठीक है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो आगरा मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पर आगरा, और आगरा मंडल में कितने जिले आते हैं। 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं उनके नाम ये है, एक आगरा हो गया, एक आपका मथुरा हो गया, एक फिरोजाबाद हो गया, एक मैनपुरी हो गया। यदि अगले मंडल की हम बात करें तो अगले मंडल का नाम मिलता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल। और कानपुर मंडल की यदि हम बात करें तो ये बड़ा मंडल है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े बड़े मंडल हैं, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल और लखनऊ मंडल। तो मेरठ मंडल कल हमने पढ़ लिया, कानपुर मंडल के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। तो मुख्यालय कानपुर नगर, कानपुर नगर। फिर इसमें जो जिलों की संख्या है वो संख्या है 6। और कौन कौन से जिले आते हैं उनके हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जिला आता है इसमें औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद। तो 3 जिले तो आपके ये हो गए, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद। और यदि हम बात करें तो एक कानपुर नगर आ जाता है, कानपुर नगर, कानपुर नगर। और एक आ जाता है कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, और एक आपका मिलता है इसमें कन्नौज। कन्नौज।
तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कानपुर मंडल है इसका मुख्यालय कानपुर नगर है। इसमें 6 जिले आते हैं। नंबर 1 औरैया, नंबर 2 इटावा, नंबर 3 फर्रुखाबाद, नंबर 4 कन्नौज, नंबर 5 कानपुर नगर और नंबर 6 कानपुर देहात। अब यहाँ से यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो अगले मंडल का नाम मिलता है झांसी मंडल। और झांसी मंडल की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए झांसी मंडल, झांसी मंडल, पहला प्रश्न यही बनेगा कि झांसी मंडल का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय आपका झांसी में ही है। और इसमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। 3 जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 आपका झांसी नगर ही हो गया, नंबर 2 ललितपुर हो गया और नंबर 3 की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है देखने के लिए जालौन। जालौन, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है ये हमने बात की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अगले मंडलों की यदि हम बात करते हैं तो वो इस प्रकार है। 7वें नंबर का है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है बांदा में और इसमें जो जिलों की संख्या वह है 4। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा और जिले आते हैं 4। अब वो कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले बांदा ही है, दूसरा क्योंकि बांदा मुख्यालय है, मंडल का नाम चित्रकूट है तो दूसरा जिला चित्रकूट। बचे 2 महोबा और ललितपुर। तो आपने याद रखना कि चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा है। 4 जिले इसमें आते हैं, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया और ललितपुर हो गया। आगे यदि हम बात करें 8वें मंडल की तो प्रयागराज मंडल है। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय प्रयागराज ही है यानी इलाहाबाद। इसमें कुल जिलों की संख्या 4 है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? जैसे प्रयागराज है तो एक तो प्रयागराज ही हो गया, दूसरा फतेहपुर, तीसरा कौशाम्बी और चौथा हो गया प्रतापगढ़। ठीक है। अगले मंडल की हम बात करें, 9वां मंडल जो है हमारा वह है लखनऊ मंडल और लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और उन 18 मंडलों में जो 3 बड़े बड़े मंडल हैं उनमें से एक लखनऊ मंडल भी है। मेरठ मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल, ये 3 बड़े मंडल हैं, इनमें 6 जिले आते हैं। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये 6 जिले आते हैं। अगले मंडल की यदि हम बात करें तो मिर्जापुर मंडल है। मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय मिर्जापुर ही पड़ता है। इसमें 3 जिले आते हैं जिसमें एक तो मिर्जापुर ही होगा, दूसरा भदोही और तीसरा सोनभद्र। ठीक है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। वाराणसी मंडल की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय वाराणसी में। इसमें भी मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं जिसमें पहला आपका वाराणसी हो गया, ये रखा, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया और जौनपुर हो गया। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं अगले मंडलों की ओर कि अगले मंडल हमारे और कौन कौन से हैं। अगले मंडल की यदि हम बात करें तो 12वें नंबर का मंडल है हमारा गोरखपुर मंडल। और गोरखपुर मंडल के मुख्यालय की बात की जाए तो उसका मुख्यालय गोरखपुर ही है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं जिनमें से एक आपका गोरखपुर ही हो जाएगा और एक देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज। तो आपने याद रखना गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज। 13वें नंबर का जो मंडल है उसका नाम है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय आजमगढ़ ही है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं? आजमगढ़, बलिया और मऊ। 14वें नंबर का जो मंडल है उसका नाम है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल का मुख्यालय बस्ती है और इसके अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं जिनमें एक बस्ती, एक संत कबीर नगर और तीसरा हो गया सिद्धार्थ नगर। 15वें नंबर का मंडल है हमारा देवी पाटन मंडल और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय जो पड़ता है वो जिला गोंडा में पड़ता है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख जिले आते हैं, एक बहराइच, दूसरा बलरामपुर, तीसरा गोंडा और चौथा श्रावस्ती। अगला मंडल है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल का मुख्यालय अयोध्या है। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी जिला।
इसी के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट जो 17वां मंडल है उसका नाम है बरेली मंडल, और बरेली मंडल के अंतर्गत है जो जिले आते हैं उनकी संख्या 4 है, और बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली ही पड़ता है। इनमें एक जिला आपका आता है बदायूं, दूसरा बरेली, तीसरा पीलीभीत और चौथा आता है शाहजहांपुर। नेक्स्ट यदि हम बात करें 18वें मंडल की तो उसका नाम है मुरादाबाद मंडल। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद बात करते हैं आगे। 18वां मंडल मुरादाबाद मंडल, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं मुरादाबाद मंडल, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो मुरादाबाद मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद ही है और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, और वो कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले है मुख्यालय। मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद ही है, और इसके अंतर्गत जिलों की यदि हम बात करें तो कुल 5 जिले आते हैं, जिनमें से एक तो हमारा मुरादाबाद ही हो गया, दूसरा संभल हो गया, और तीसरे की यदि हम बात करें अमरोहा हो गया, चौथा बिजनौर हो गया, और 5वें मंडल की यदि हम बात करें तो उसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है रामपुर, जो कि मुरादाबाद का नजदीकी जिला है रामपुर, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारा 18वां मंडल है उसका नाम है मुरादाबाद मंडल, और मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद में है, और इसमें 5 जिले आते हैं, जिसमें से एक मुरादाबाद हो गया, एक बिजनौर हो गया, एक संभल हो गया, एक रामपुर हो गया और एक अमरोहा हो गया, ठीक है। तो ये 5 जिले। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभागों की संख्या कितनी है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग 4 है। आर्थिक संभाग की यदि हम बात करें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दिशा के आधार पर उत्तर प्रदेश का भूमिगत जो विभाजन किया गया है वह कितने प्रकार का किया गया है, 4। या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें एक आ जाता है पश्चिमी, और इस पश्चिमी की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जिले आते हैं उन्हीं जिलों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है इधर को हम बोल सकते हैं पश्चिमी। और दूसरे की यदि हम बात करें तो इसका नाम आ जाता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब जो थोड़ा पठारी क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। और तीसरे संभाग की यदि हम बात करें तो तीसरे संभाग का नाम है केंद्रीय, और चौथे संभाग का नाम है पूर्वी, ठीक है। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को संभागीय क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वह कौन सा, पश्चिमी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, केंद्रीय उत्तर प्रदेश जहां पर लखनऊ राजधानी वगैरह पड़ते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। वैसे तो हमने जान लिया कि 75 जिले कौन कौन से हैं, और हमने ये भी जाना कौन से मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, केंद्रीय उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है इसमें 30 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जिले आते हैं, और इन्हीं 30 जिलों की यदि हम बात करें तो एक जिला हमारा इसमें मुरादाबाद भी इसी में आता है। तो प्रश्न आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 30 जिले हैं। यदि हम बात करें यहाँ से
कि जो आपका केंद्रीय संभाग है इसमें जिलों की संख्या कितनी आती है, तो केंद्रीय संभाग में जो जिले हैं उनमें संख्या आती है 10। और यहाँ से यदि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो 7 आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, 7 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके 7 जिले, और बाकी जो बचे 28 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि 30 जिले ये हो गए और 7 जिले ये हो गए और आपका 10 जिले ये हो गए और 28 जिले ये हो गए। यदि इनको जोड़ेंगे आप तो देखेंगे कि 75 के 75 जिले पूरे हो गए। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, तो ये आपके 75 जिले आ गए। इन 75 जिलों को भूमिगत आधार पर उत्तर प्रदेश के अनुसार 4 भागों में बांट रखा है। ये आपने ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश का आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला पश्चिमी, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोल देते हैं, इसके अंतर्गत 30 जिले आते हैं। दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो जिलों की संख्या आती है वह है 7 और केंद्रीय जिलों के अंतर्गत 10 आते हैं, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके अंतर्गत 28 जिले आते हैं। तब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। यदि हम बात करें यहाँ से अगला प्रश्न हमारा ये बन जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर के, और उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको हम बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, तो नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। और इन 8 जिलों की यदि हम बात करें तो ये सर्वाधिक है, मतलब किसी भी राज्य के इतने जिले नहीं आते एनसीआर में जितने उत्तर प्रदेश के आते हैं। वो कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर। तो देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। हमसे क्या कहेगा? हमसे कहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें किन्हीं 3 के सही नाम दे देगा और एक इनमें से हटा देगा, दूसरा दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा वह जिला है जो एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो ये बात आपने ध्यान रखी है। अगली बात ये है कि यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम पड़ा उत्तरांचल। और लगभग 2006 या 7 में इस उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल से हटा करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के 13 जिले, और कौन से? वो भी पहाड़ी, यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काट कर क्या बनाया था? एक नया राज्य बनाया गया था या उसका गठन किया गया था। उसका नाम था उस समय उत्तरांचल। और वर्तमान यदि हम बात करें तो 2006 में इसका नाम क्या किया गया? उत्तराखंड। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीकों के बारे में। यहाँ से यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है या राजकीय चिन्ह क्या है। तो आपको ज्ञात होगा कि एक वृत्त होता है, उस वृत्त में 2 मछली होती है और एक धनुष होता है यानी तीर कमान। फिर प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया? 1938 में इसको अपनाया गया। तो चलिए इस बात को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, और उन राजकीय प्रतीक में सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? वो है आपका एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष। एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष। ठीक है,
फिर प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, तो इसको कब अपनाया गया था? 1938 में इसको अपनाया गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1938 में अपनाया गया। तो इस तरह से होता है, यदि आपने देखा हो कि यहाँ पर मछलियां होती है बनी हुई और यहाँ पर इस तरह से तीर धनुष बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। हम बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के कौन से चिन्ह हैं, ठीक है, राज्य के चिन्ह। तो यूपी के राजकीय चिन्ह, सबसे पहले प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो उसका नाम मिलता है अशोक, यानी राजकीय वृक्ष, इसका नाम क्या है? अशोक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो भैया उसका नाम मिलता है बारहसिंगा। बारहसिंगा, बारहसिंगा मतलब जिसके कि 12 सींग होते हैं, ठीक है, बारहसिंगा है। फिर हमसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है पलाश, या दूसरा नाम इसका मिलता है टेसु, पलाश, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? टेसु बोल देते हैं। फिर प्रश्न बनेगा यहाँ से कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उसका नाम है सारस, या फिर हम बोल देते हैं क्रॉच। राजकीय पक्षी का नाम है सारस, या इसी को हम बोल देते हैं क्या? क्रॉच। फिर अगला प्रश्न हमसे ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की 2 भाषा है। यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया था। तो 1947 में जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अपनाई गई थी उसका नाम मिलता है हिंदी। और दूसरी उत्तर प्रदेश की जो भाषा अपनाई गई थी वह है उर्दू, और उर्दू को जो मान्यता मिली थी वो 1989 में मिली थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अब बनाओ। राजकीय भाषा यहाँ पर 2 मिलती है। यदि हम बात करें पहली या प्रथम की, तो प्रथम आपकी हिंदी है, और हिंदी को अपनाया गया था 1947 में। यदि हम बात करें दूसरी भाषा की, तो दूसरी जो मिलती है वो है उर्दू, और उर्दू को अपनाया गया था 1989 में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू को कब अपनाया गया था? 1989 में। और राजकीय भाषा हिंदी को कब अपनाया गया था? 1947 में। फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है उसका नाम है हॉकी, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है उसका नाम क्या है? हॉकी। और फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है उसका नाम क्या है। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश के न्यायालय के बारे में। न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है? न्यायालय का मतलब होता है यहाँ अदालत से। और अदालत की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय यानी हाई कोर्ट है वह है इलाहाबाद में, और वर्तमान में इलाहाबाद को हम प्रयागराज कहते हैं। जब भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861 में, यानी हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया, तो उसके दौरान भारत में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी, और वो की गई थी 1862 में। एक की गई थी आपकी कलकत्ता में, दूसरा बंबई में, और तीसरा मद्रास में। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। फिर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के
हाई कोर्ट की, जिसको बोलते हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद में है। फिर एक प्रश्न ये बनेगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी एक खंडपीठ है, यानी एक शाखा है, और ये शाखा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो इन फैक्टों को हम साझा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यायालय। या न्यायालय को हम अदालत बोल सकते हैं, या इसी को हम हाई कोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट। तो पहला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है HC, ये कहां पर है? इलाहाबाद, या आज हम इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, इसकी एक खंडपीठ है, खंडपीठ, और ये खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। यदि हम बात करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, स्थापना इसकी हुई थी। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहां से क्या बन सकता है? जैसे अभी हमने बात करी कि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1886 को। ठीक है, 1866, यानी 17 मई 1866 स्थापना जो हुई थी वो किसकी हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और इसकी जो खंडपीठ है वह कहां पर है? लखनऊ में। और यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का कहां है? न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का जो है वह लखनऊ में ही है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? ये एक खंडपीठ भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ भी है, और खंडपीठ होने के साथ साथ इसको जो हम बोल देते हैं वह बोल देते हैं कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। और इसकी यदि हम बात करें स्थापना की, तो इसको 1986 में स्थापित किया गया था। इसको 1986 में स्थापित किया गया था, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 17 मई 1866 को हुई थी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासन यानी राजनीतिक तंत्र के बारे में। ठीक है, क्या प्रशासन, या हम इसको बोल सकते हैं राजनीतिक तंत्र, प्रशासनिक, प्रशासनिक या प्रशासन। तो देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारा बन जाता है। तो हम इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। इधर तो हम लिखेंगे, या तो आपसे सीट पूछेगा, या सदस्य पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा? संख्या। ठीक है, तो संख्या हम इधर लिख देते हैं, इधर लिखेंगे हम संख्या। सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहां से क्या कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 404 सीट है, जिनमें 403 सदस्य चुनाव जीतकर आते हैं, और राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो कुल मिलाकर विधानसभा की सीट 404 है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 303 + 1, मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है, या विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, या ये पूछेगा विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। फिर यदि हम बात करें दूसरा, तो हमसे यहाँ से पूछ सकता है कि जो विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की संख्या की यदि हम बात करें तो वह 100 है, यह विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। फिर बात करेगा, आपसे पूछेगा लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, या लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 80। फिर एक प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, या सीट कितनी है? राज्यसभा, तो इनकी संख्या आ जाती है
31। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्रश्न ये बनेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, जिसके अंदर 12 विधानसभा सीट आती हैं। तो इस फैक्ट को भी साझा कर लेते हैं। यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, उसका नाम क्या है, इलाहाबाद या हम इसको प्रयागराज भी बोल सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सीटों की संख्या है वह कितनी है, 12। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वह इलाहाबाद है, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 12। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न यहां से ये पूछ सकता है कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला तो आपका श्रावस्ती भी पड़ता है और महोबा भी पड़ता है। फिर यदि हम बात करें तो विधानसभा के अंतर्गत आती है तहसील। सबसे पहले एक गांव होता, गांव से बड़ा ब्लॉक होता, ब्लॉक से बड़ा तहसील होता, तहसील से बड़ा जिला होता, जिले से बड़ा मंडल होता, मंडल से बड़ा आपका राज्य होता है, और राज्य से बड़ा जो होता है वह होता है देश। ठीक है, और देश से बड़ा महाद्वीप जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, और महाद्वीपों से मिलकर हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया या पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 7 महाद्वीपों में बांटा गया। ठीक है, और उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, और उस एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा हमारा देश भारत है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उनका नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर यहाँ से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत था, लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो चौधरी नारायण सिंह पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। फिर प्रश्न बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। तो उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल जो था वो एक महिला थी, यानी महिला राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि वह देश की पहली महिला राज्यपाल थी, जिसका नाम मिलता है सुचेता कृपलानी। ठीक है, सॉरी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वह सुचेता कृपलानी थी। फिर आगे और जो बातें कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री कौन रहा, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री महिला मायावती रही, सबसे कम उम्र का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है, सन 2022 की हम बात कर रहे हैं। और जबकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इन तथ्यों को हम लिख लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, तो यदि हम बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की तो उनका नाम मिलता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें, यानी अब मैं मुख्यमंत्री को सीएम बोलूंगा, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। तो प्रथम की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, हम यूपी की ही बात कर रहे हैं। उप सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, तो उनका नाम था चौधरी नारायण सिंह। फिर अगला प्रश्न ये बनेगा हमारा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यूपी की पहली महिला
सीएम, इनका नाम था सुचेता कृपलानी। यदि हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो भारतीय संविधान में पढ़ाया जाता है कि संविधान सभा के अंतर्गत कई कमेटियां थी जो संविधान सभा में काम कर रही थी। वहीं पर एक समिति का नाम मिलता है झंडा समिति, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, और इन्हीं जेबी कृपलानी की जो पत्नी थी उसका नाम था सुचेता कृपलानी। यदि हम बात करें तो 1963 से लेकर के 1967 तक इनका टाइम रहा था। 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। फिर प्रश्न बनेगा यहाँ से कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या आपसे कहे कि देश की पहली महिला राज्यपाल, तो उसका नाम मिलता सरोजनी नायडू। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। यदि हम बात करें तो सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और 1947 में ही इनको राज्यपाल बना दिया गया। 1947 से लेकर के 1948 तक ये राज्यपाल के पद पर रही थी। यानी टाइम की यदि मैं बात करूं तो 1947 से 1949 तक ये राज्यपाल रही। फिर अगला प्रश्न बनेगा क्या कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका कार्यकाल दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया था, जिनका नाम था विधुर भूषण। इनकी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तो इस फैक्ट को भी मैं लिख देता हूं। प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश का पहला कार्यकारी राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला कार्यकारी राज्यपाल बना था वो सरोजनी नायडू की मृत्यु के बाद ही बना था, और उसका नाम मिलता है विधु भूषण मलिक। नाम क्या है उसका? विधु भूषण मलिक। विधु भूषण मलिक उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे। अगला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, क्या आपसे पूछेगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक महिला है जिसका नाम है आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में यूपी के राज्यपाल, तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल की यदि हम बात करें तो ये एक महिला है, कभी आप इनको एक पुरुष समझ लो, ये महिला है। यदि हम बात करें इनकी तो व्यक्तिगत रूप से ये 32वें नंबर की है। यह 32वें नंबर की है। फिर यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है योगी आदित्यनाथ 21वें नंबर के व्यक्ति हैं ये, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी हम बात करें तो सन 2022 चल रही है, और ये जब तक की बात है, जब तक इस समय चुनाव यानी मार्च तक यही रहेंगे, जब तक के दूसरी सरकार नहीं बनेगी। तो हम लिख लेते हैं वर्तमान सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, तो इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक, 21वें नंबर के हैं। फिर एक प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री कौन व्यक्ति रहा। तो योगी आदित्यनाथ से जो पहले थे इनका नाम मिलता है अखिलेश यादव। ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। यदि हम बात करें 21वें नंबर की, तो ये स्वतंत्रता के बाद से है। स्वतंत्रता के बाद से 21वें नंबर के आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर वो कौन है? अखिलेश यादव। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं।
आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या रहा। एक प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो 2 राज्यों के सीएम रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के भी सीएम रहे और उत्तराखंड के भी सीएम रहे। यदि हम बात करें तो एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम मिलता है नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी ये यूपी प्लस यूके यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी 2 राज्यों के। फिर प्रश्न बनेगा प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना। तो यहाँ पर नाम लिखा सुश्री मायावती, यानी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिला है। फिर प्रदेश में सर्वाधिक बार जो राज्यपाल रहे हैं वो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है शफी कुरैशी, दूसरे का नाम है बीएल जोशी, और दोनों 2-2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। तो सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछा जाए तो मायावती, और राज्यपाल का पूछा जाए तो बीएल जोशी और शफी कुरैशी। आगे हम बात कर रहे हैं प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के जो थे वो विशंबर दयाल थे, और वर्तमान लोकायुक्त की यदि हम बात करें तो संजय मिश्रा। फिर सर्वाधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष जो व्यक्ति रहा उसका नाम है आत्मा राम, और हम बात करें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की तो हृदय नारायण दीक्षित। और हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जज, उनका नाम था वाल्टर मोर्गन, जो 1866 से 1871 तक रहे। वर्तमान में यदि हम बात करें हाई कोर्ट के जज की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है राजेश बिंदल। फिर एक प्रश्न ये बनता है अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कीजिए, कितनी टाइम लगेगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो कल हम बात करेंगे कि यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा, कब कब लगा यहाँ से। आज का वीडियो इतना ही, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कल फिर मुलाकात होती है आपकी अपनी जिगरी क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू।